आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक भी नया है। तो इसका नाम है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। अब इसे हम कहते हैं संघवाद या संघ शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार हम किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है संघवाद यानी फेडरलिज्म। अब हम इसमें संघ शासन व्यवस्था और संघवाद है क्या इसके बारे में जानेंगे। तो हमने इससे पहले एक नया टॉपिक या फिर एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हम सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग कहते हैं। अब उसी से ये रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था कि सत्ता की आखिरकार साझेदारी होती कैसे है। यानी कि मान लो ये पावर है, और उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि पावर जो है उसे बांटा जाता है। सत्ता की साझेदारी में क्या होता है, सत्ता यानी कि पावर को डिवाइड किया जाता है कई भागों में। अब यहाँ पर ये जो भाग है संघवाद में, ये मिल के क्या देश को चलाते हैं या फिर शासन करते हैं देश में। ठीक है, इससे ही संघ शासन व्यवस्था कहते हैं। इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो शासन के विभिन्न स्तर है, जो कि हमने सत्ता की साझेदारी में पढ़ा था, जो कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा था। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के एक सामान्य रूप ही संघवाद है। यानी कि संघवाद क्या होता है, वही जो स्तर है जिसमें डिवाइड किया गया था पावर को, वो मिलके शासन चलाती है देश में। ठीक है, इसे ही हम संघवाद कहते हैं। संघ यानी कि ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप क्या है, जो सरकार है यानी जो पावर था, जो सत्ता था, उसे डिवाइड किया गया था तीन भागों में। अब ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, और ये मिलके क्या करती है, पूरे कंट्री में, पूरे देश में शासन करती है। अब ये क्या है, एक संघ है, ये तीनों मिलके एक संघ बनाता है। अब ये तीनों जो मिलके एक संघ बन रहा है, ये क्या करती है, नागरिक समूह यानी कि एक देश में शासन करती है। ठीक है, अब इसे ही हम संघ शासन व्यवस्था या फिर संघवाद कहते हैं। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो बिना देरी के कंटिन्यू करते हैं और संघवाद यानी कि चैप्टर का जो टॉपिक है, जो नाम है, उसे जानते हैं। तो बेल्जियम जो है, इसे कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि संघवाद को इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम बेल्जियम की कहानी फिर से पढ़ेंगे या फिर उसे हम एक तरह से फिर से याद करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम में, कि बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए थे, उसमें से पहला बदलाव था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो मंत्री यानी कि मेंबर की संख्या होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें से एक था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शक्ति है उसमें कमी करना, क्योंकि कुछ जो अधिकार और काम थे वो प्रांत सरकार, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को हम एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और सी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सी से। तो ये प्रांतीय या फिर क्षेत्र सरकार के नाम से जानी जाती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इनको दिया गया था, यानी सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अधिकार और कार्य दिए गए थे। ठीक है, एक तरह से क्या हुआ, सेंट्रल के अधिकार या शक्ति में कमी हो गई। अब यहाँ पर आता है जो बेल्जियम था, यहाँ पर से पहले से ही प्रांत सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट था, पर जो अधिकार था, जो कंट्रोल था, वो था सेंट्रल का। सन 1993 में कुछ चेंजेस हुए, कुछ प्रावधान, संवैधानिक अधिकार दिए गए, कुछ प्रावधान बने। ठीक है, उसमें संवैधानिक अधिकार दिए गए 1993 में, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, जिसे प्रांतीय सरकार कहा जाता है। उसमें क्या था, सबसे पहले कि वो कि सेंट्रल के अधीन, यानी कि सेंट्रल पर निर्भर नहीं रहेगी। उनको कुछ अधिकार और कुछ कार्य दिए गए थे जो केवल उनके लिए थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए थी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में नहीं रहे, अधीन नहीं, निर्भर नहीं रहेगी। ठीक है, अब आता है, इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन व्यवस्था होता है, जहाँ केवल जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट है, उसका एक स्तर हो, और संघ होता है जिसमें एक से अधिक, मान लो दो या तीन स्तर हो। ठीक है, एकात्मक जिसे केवल सरकार का एक स्तर हो या फिर केवल वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और यहाँ पर क्या होता है, संघ शासन में होता है एक से अधिक स्तर, जो कि हमने जाना, एक होता है सेंट्रल, एक स्टेट और एक स्थानीय सरकार, और जैसे बेल्जियम में थी सामुदायिक सरकार। संघ का मतलब ही होता है ग्रुप।
ठीक है, संघ शासन व्यवस्था, इससे हम समझ जाएंगे। श्रीलंका अब आता है, बेल्जियम के बाद श्रीलंका का नंबर था। अब इसे भी जानते हैं, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी सेंट्रल का ही जो क्या है कंट्रोल चल रहा है, यानी कि एकात्मक शासन ही चल रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार है अभी भी श्रीलंका में। अगर हम बात की जाए इसकी, तो एकात्मक शासन व्यवस्था चल रही है, एकात्मक, जहाँ पर सरकार का केवल एक स्तर होता है, यानी कि पूरा कंट्रोल केवल सेंट्रल के हाथ में होता है। अगर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हो तब पर भी पूरा पावर, पूरा जो काम है वो सेंट्रल ही करती है। अब आता है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके विभिन्न इकाई, यानी कि इकाई अब क्या क्या है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, और एक था स्थानीय सरकार। ठीक है, जिसे हम तीसरे स्तर की सरकार कहते हैं। ये इनको बांट दी जाती है, जो पावर है इनके बीच क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। अब सेंट्रल से कुछ काम और कुछ अधिकार इन्हें दिए जाते हैं, इनके लिए भी कुछ अधिकार बने हैं जो संविधान में वर्णित है। ठीक है, अब जो अधिकार दिए गए हैं उसमें सेंट्रल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब तीसरे स्तर की सरकार आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का अगर मुख्य उद्देश्य बात की जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय समस्याओं का सही तरीके से समाधान होना, स्थानीय समस्या का समाधान। अब आता है इस व्यवस्था में सामान्यतः दो स्तर की सरकार होती है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट, और एक होता है तीसरे स्तर की सरकार। अब इस व्यवस्था यानी कि संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है, पर हमारे यहाँ इंडिया में या फिर बेल्जियम में तीन स्तर की सरकारें हैं। कुछ ऐसे भी देश है जहाँ केवल सेंट्रल का कंट्रोल होता है, तो कुछ ऐसे हैं जहाँ दो स्तर की सरकारें होती है, यानी सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, सेंट्रल क्या करती है, पूरे पूरे देश में उसका शासन होता है, और स्टेट यानी कि सब जो स्टेट है वो स्टेट अपने स्टेट पर ही उसका शासन हो सकता है, किसी और स्टेट पे नहीं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ झारखंड सरकार हो गई, बिहार सरकार हो गई, यूपी सरकार, ये सारी चीज़ें। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था को चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर आता है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघ शासन व्यवस्था के ठीक उल्टा होता है ये। संघ में होता है क्या, ग्रुप, बांटा जाता है पावर को, और यही मिलके पूरे कंट्री में शासन करती है। पर एकात्मक में क्या होता है, कंट्रोल किसी एक के हाथ में, यानी कि पूरा कंट्रोल एक के हाथ में, या इसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर हम पहले की बात करें, यानी राजा महाराजा के टाइम की, तो ये रिलेट करेगा, एकात्मक शासन व्यवस्था उससे रिलेट करेगा। क्योंकि मान लो कि राजा महाराजा क्या, उस टाइम क्या था, पूरे राज्य, यानी कि मान लो ये राज्य है जिसे आर से इंडिकेट करते हैं, इसमें कंट्रोल क्या किसका था, राजा का, जिसे किंग कहा जाता है। ठीक है, राजा महाराजा, इनका पूरा कंट्रोल था। पर अगर हम बात करें कंट्रोल की, अगर बात करें तो राजा महाराजा को भी अगर हम समझे, जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें भी दो टाइप के हमने हम समझ सकते हैं, दो टाइप के। पहला एक टाइप था राजा का जो पूरे प्रजा के लिए काम करता था, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लो तो पूरी सभा के साथ मिलके वो डिसीजन लेता था। और कुछ यानी कि दूसरा जो टाइप था वो क्या करता था, वो तानाशाही, तानाशाही यानी कि मन मर्जी से शासन करता था। तो राजा के भी दो टाइप थे उस टाइम, एक था जो प्रजा की भलाई के लिए काम करता था, एक अपनी भलाई यानी कि अपने प्रॉफिट का काम करता था। ठीक है, जो तानाशाही टाइप का था। अब यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो पूरे के पूरे कंट्रोल किसी एक स्तर की सरकार के हाथ में होती है, यानी कि यहाँ केवल एक ही स्तर होता है, एक स्तर की सरकार के हाथ में गया, पूरा सेंट्रल के हाथ में हो गया, यानी कि केवल उस देश में जहाँ ये शासन व्यवस्थाएं चलती है वहाँ केवल एक स्तर की सरकार होती है, उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति सेंट्रल के साथ साथ उसके कई भाग है उसे दे दी जाती है, जो हमने पहले पढ़ा, जिसे हम स्थानीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रांतीय या क्षेत्र सरकार के नाम से जानते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट संघ शासन व्यवस्था में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, परंतु संघ व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ विशेष अधिकार करने का यानी कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि सबको अपने अधिकार और अपने कार्य दिए गए हैं जो संविधान में वर्णित है। राज्य सरकार के पास अपनी कुछ शक्तियाँ होती है, कुछ अधिकार है, और ये केंद्र को जवाबदेही नहीं होती है, यानी कि केंद्र इन चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से दिया गया है। ठीक है। संघ शासन व्यवस्था की अब विशेषता जानते हैं कि अब तो जान लिया कि संघ का मतलब हमने क्या जाना। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो ये सरकार दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र, अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, और ये मिलके एक ही नागरिक समूह यानी पूरे देश में शासन करती है। एक हो गया यहाँ पर, यानी दूसरा। पहला था कि एक से अधिक स्तर की सरकार होती है, और ये एक ही नागरिक समूह यानी कि देश में शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार का गारंटी देता है। ठीक है, उसकी सुरक्षा का। सबके अधिकार, सबके काम, कार्यक्षेत्र, सब कुछ पहले से संविधान में वर्णित है, और संविधान के मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही बदला जा सके। अगर इसको हम जाने, ये चीज़ को अगर हम जाने, तो अगर हम याद करें कि बेल्जियम में क्या था, कि बेल्जियम में जो वो कुछ चेंजेस हुए थे उसमें था कि जो केंद्र में है वो सब, जो केंद्र में मेंबर की संख्या हो वो इक्वल हो, और कोई भी अगर चेंजेस होगा तो दोनों की सहमति होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर संविधान में जो मौलिक प्रावधान जहाँ जहाँ संघीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, अपनाई गई है, वहाँ पर क्या होता है, जो सरकारों की सहमति होनी चाहिए। सभी स्तरों की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। अगर वहाँ दो स्तर की सरकार है तो दोनों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है संघीय सरकारों में अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार होता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच यदि कोई विवाद हो, यानी कोई भी विवाद हो, ठीक है, तो उस टाइम जो डिसीजन लेने वाला होगा वो होता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि अगर संघ सरकार की अगर बात करें, संघ शासन की बात करें, तो वहां पर अगर दोनों के बीच यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच कोई भी विवाद हो, तो डिसीजन मेकर बनेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। संघ सरकार में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न विभिन्न स्तरों की सरकारों को राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। राजस्व को कहते हैं टैक्स। अब अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट करना। संघ शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या है? अब हमने अब हमें यह जानना है कि संघीय शासन जो व्यवस्था है उसके दोहरे उद्देश्य है क्या। तो पहला जो उद्देश्य है इनका, वो है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, जिससे देश टूटे ना। ठीक है, और सही तरीके से आगे बढ़े। दूसरा है इसके साथ ही क्षेत्र विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अगर विविधताओं का सम्मान नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपसी विवाद होगा, हिंसा होगी, देश टूट जाएगा। संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होना। ठीक है, और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना, और अपने अपने अधिकार क्षेत्र को वो माने। अब संघ व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। संघ व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं। पहला आपसी भरोसा। अब अगर कोई मतलब सेंट्रल और स्टेट और स्थानीय सरकार या सेंट्रल स्टेट मिल के काम नहीं करेगी, शांति से काम नहीं करेगी, तो फिर कैसे चलेगा देश? ठीक है, तो आपसे भरोसा होना चाहिए, और साथ रहने की सहमति की वो साथ मिल के देश को आगे बढ़ाए और शासन करे सही तरीके से। अब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसमें सत्ता का बंटवारा अलग अलग किस्म का होता है। संघ सरकार की अगर बात करें तो संघ सरकार में दो बातें निर्भर करती है कि संघ की स्थापना हुई कैसे, किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई। तो अगर हम यहाँ पर जाने
यहाँ पर दो होगा। तो दो या दो से अधिक राष्ट्र यानी स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक इकाई में गठित हुए। यानी कि मान लो एक से अधिक राष्ट्र मिलके एक ग्रुप बन गए, ठीक है, और एक राष्ट्र बन गए, एक कंट्री का रूप ले लिया, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री है, वो मिलके एक ग्रुप बन गए, या फिर अलग अलग समुदाय मिलके एक बन गए। उसी तरह मान लो इंडिया। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक, इंडिया की बात करें तो इंडिया है, ठीक है। इंडिया में 28 स्टेट है और उनकी अलग अलग मान्यता, अलग अलग विवाद है, विवाद नहीं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं, अलग कल्चर है। वो मिलके क्या एक संघ बनाती है। तो हमारे यहाँ अगर बात करें तो एक क्या है, एक संघ है। इंडिया क्या है? एक संघ है, ठीक है। छोटी छोटी इकाइयां मिलके एक संघ बनी है। अब आता है इसमें दोनों जो, दोनों या जितने भी संघ मिलते हैं वो अपने संप्रभुता, यानी जितने भी इकाइयां मिलती है वो अपने संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, सबकी अलग अलग पहचान है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में क्या हुआ है, उन्होंने, सरकार ने क्या किया है, सभी विविधताओं को सम्मान दिया, इक्वलिटी दी और सबको एक्सेप्ट किया। अब वही बेल्जियम में भी हुआ था, ठीक है, जो कि बेल्जियम की समझदारी कहलाई थी। अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखे, ऐसा दिया गया है कि सब जो स्टेट है हमारे यहाँ इंडिया की अगर बात करें तो सभी स्टेट अपने कल्चर को बनाए रखे, ठीक है, अपनी पहचान अपनी परंपराओं को बनाए रखे, कोई उसे रोक नहीं सकता, और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अपनाते हैं। इससे क्या होता है, सही तरीके से देश चलता है। इससे सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सही तरीके से डेवलप होगा देश और चलेगा, यानी शासन व्यवस्था सही तरीके से चलेगी। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त है और वो केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। संघ शासन व्यवस्था की गठन का दूसरा तरीका, बड़े देश अपने आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करे, ठीक है। राज्यों का गठन, अगर राज्यों की गठन की बात करें तो इंडिया क्या है, एक राज्यों का समूह है। माने तो यहाँ 28 क्या है, राज्य है, और वो मिलके एक संघ बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, ठीक है। तत्पश्चात राज्य और राष्ट्र सरकार के बीच, यानी कि केंद्र के बीच क्या हो, सत्ता का बंटवारा हो। इसमें एग्जाम्पल आता है इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, ठीक है, और बहुत सारे हैं। दूसरी श्रेणी में आता है, दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों की तुलना में सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक शक्तिशाली होती है और विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना।